गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज चैप्टर नंबर 5। तो पहले हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। पहला आता है डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो हम लोग कॉमन पब्लिक से लेते हैं। ठीक है, अभी हमें लोन जो है या बोरोड फंड जो है वो अलग अलग साइट से मिलता है। दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो ये डिबेंचर्स मतलब कॉमन पब्लिक से हम लोग जो लोन का पैसा लेते हैं, दैट इज़ नोन एज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म पैटर्न में होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको पे ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो जो पब्लिक इशू होते हैं वो क्या होता है, सेबी हैज़ नॉट प्रोहिबिटेड द कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स फॉर एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। मतलब क्या कि सेबी क्या कर, सेबी बेसिकली ना जो कंपनी है, प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, उनको सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो इशू करना है वो उसमें कोई एक प्रोहिबिशंस नहीं रखती है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती है। कंपनी द कंपनी प्रमोटर्स और द डायरेक्टर्स आर नॉट विलफुल defaulters have not defaulted on the depth of the payment for more than 6 months। मतलब जो भी डेप्थ का पेमेंट है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर पे ऑफ होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ों के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो देखेंगे। तो रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेशंस गवर्निंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहला हम लोग देखते हैं रेगुलेशंस जो गवर्निंग के है इशू ऑफ डिबेंचर्स के अगेंस्ट। तो उसमें पहले आते हैं एक्ट है और ये है प्रोविजंस, मतलब कौन से एक्ट के अंडर क्या क्या पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 के हिसाब से हमें क्या रेगुलेशन है, तो कंटेन्स द लीगल प्रोविजन ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर इशू करने के लिए लीगली हमारे पास प्रोविजंस अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा आता है कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। तो हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रूल 2014 के अंडर होंगे, जहाँ पे हम लोगों को डिबेंचर्स इशू करने हैं। SEBI issued the listed debt securities regulation 2008 rules for issuing the listing and non-convertible debentures, that is NCD, of the public offers or the private। मतलब हम लोग कोई भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हमारे जो रहेंगे वो पब्लिक रहे या प्राइवेट रहे, वो सारे के सारे सेबी के रेगुलेशन एक्ट 2008 के अंडर उस रूल्स के हिसाब से वर्क करेंगे। सेबी इशूड द कैपिटल एंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 में क्या क्या आएगा, तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है फुल्ली और पार्टली पेड है। मतलब 10 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये का डिबेंचर 10 रुपये पूरे पेड है, या फिर 10 रुपये में से 9 या 8 रुपीज़ पे ऑफ है। फिर सेबी लिस्टेड ऑब्लिगेशंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 rules for the listed companies issuing NCDs are perpetual for the debt in the instrument etc। मतलब ये जो सेबी का रेगुलेशन एक्ट 2015 में क्या क्या आएगा, जो हमारे रूल्स है या फिर हमारी जो लिस्टेड कंपनी है उसके डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट किस हिसाब से वर्क कर सकते हैं। फिर आता है आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर क्या आएगा, एप्लीकेबल फॉर द बैंक्स, जो हमारे बैंक्स है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। फिर हमारे जो प्रोविजंस है, ऊपर हम लोगों ने देखे रेगुलेशंस, अभी देखते हैं प्रोविजंस क्या है। द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013 सेबी रेगुलेशंस एंड कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014। मतलब ये प्रोविजंस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 पे वर्क करते हैं और सेकेंडली हमारे सेबी के रूल्स 2014 के हिसाब से वर्क करते हैं। तो उसके प्रोविजंस एंड उसके डिटेल्स ये है। प्रोविजन क्या है, नो वोटिंग राइट, मतलब एज अ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स आर अ टाइप ऑफ लोन। अगर वो टाइप ऑफ लोन है तो वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को उनको इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। कंपनी बंद भी हो रही होगी तो भी डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलने ही वाला है। तो डिबेंचर होल्डर को कुछ भी अदर राइट्स उसको मिलता नहीं है। तो डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। दे आर नोन एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो उसमें है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो गया, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो गया, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो गया, और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल इरिडीमेबल, इसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर आता है पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रिडेम्पशन। जब भी कंपनी पे हम लोग क्या कहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। सो ये लोग जो डिबेंचर होल्डर्स है वो हमारे क्रेडिटर्स है, तो उनको पैसा देना ज़रूरी है। तो उन्होंने 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किया होगा तो 10,000 रुपये उनको इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलेगा।
और वो रिडीम भी होते हैं। रिडीम इज लाइक अ मैच्योरिटी डेट, मतलब मैंने वो डिबेंचर्स जो 3 साल 4 साल के लिए मैंने खरीदे हुए, 4 साल के बाद कंपनी को मेरा जो भी पैसा है वो रिटर्न देना पड़ेगा, और या तो वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट, जो मतलब कंपनी विल गिव यू द ऑफर्स, उस हिसाब से वो चेंज होगा। फिर वो जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ्स के अंदर आपके नाम पे अलॉट किया जाएगा डिबेंचर का। DRR अकाउंट, वैसे कि अगर आपने बुक कीपिंग में इशू ऑफ शेयर्स लिखा होगा तो इशू ऑफ शेयर्स के सारे पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो भी डिबेंचर्स के रिलेटेड होगा सारा का सारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और ये सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के आर एग्जेम्प्टेड फॉर द रिक्वायरमेंट एज पर 2019 के अमेंडमेंट के अंदर ही, मतलब जो हमारे NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस है, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब एग्जेम्प्ट मतलब इंक्लूडेड नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब जब भी हम लोग, अगर हमारे जो डिबेंचर्स है वो 500 पीपल्स के ऊपर हमारे डिबेंचर होल्डर है, तो उनको हैंडल करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल बैठाया जाता है, और उसमें एक होते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज़ भी होते हैं। फिर आता है डिबेंचर ट्रस्टी रोल क्या है, तो बेसिकली जो भी पेमेंट का इशू है या कुछ क्वेरी है या कुछ इशूज़ है वो सारे क्लियर करना डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है। NCLT रोल प्रोटेक्शन, इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी फॉर बोरोइंग द प्रोटेक्ट द डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट, मतलब क्या एक सर्टन लेवल तक रिस्ट्रिक्शंस लाने का काम ये करती है, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स क्या करें, प्रोटेक्टेड रहे, उन पर कोई फ्रॉड ना हो। पनिशमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस लीड टू द पेनल्टी, फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, मतलब अगर कुछ भी फ्रॉड वगैरह होगा तो वो लोगों को क्या होगा, फाइन या पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। अभी प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अभी प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एक्ट एज पर 2013 के हिसाब से इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब जो हमारे डिबेंचर्स हम लोग इशू करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, उसके प्रोविजंस क्या है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, कंप्लायंस सब आता है। तो पहला नो वोटिंग राइट, डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, तो क्रेडिटर्स है तो कंपनी के डिसीजन में उनका कोई भी राइट नहीं होता है, सो वोटिंग राइट भी नहीं है कि कंपनी का कोई डिसीजन होगा तो उनको वोट करने नहीं मिलने वाला है। डू नॉट गेट द वोटिंग राइट्स फॉर द कंपनी इन द मैटर ऑफ द एक्सेप्ट, वही बताया उन्होंने। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो सिक्योर्ड मतलब क्या रहता है कि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट है तो उसका पर्टिकुलर एक असेट सेल करके उनको वो पैसा रिटर्न देगी। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। कन्वर्टेबल मतलब ऐसे डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल में जो कन्वर्ट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर इन द स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय जनरल मीटिंग, मतलब अगर मेरे को डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए एक जनरल मीटिंग होगी और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि वो कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द रिडम्पशन, मतलब डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, तो अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको मेरे को कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा, जो रिटर्न हम लोग देते हैं दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट। और रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन इज नोन एज द मैच्योरिटी डेट, मतलब अगर मैंने 3 या 4 ईयर्स के लिए मैंने वो डिबेंचर्स में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आफ्टर 4 ईयर्स मेरे को वो पैसा जो है मैंने जितना इन्वेस्ट किया मेरे को रिटर्न मिलेगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इवन द कंपनी मेक्स द लॉसेस इट मस्ट पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, मतलब कंपनी ने अगर लॉस भी किया होगा, कंपनी का अगर लॉस भी हुआ होगा तो भी कंपनी को क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा तो डिबेंचर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट किस हिसाब से इशू होगा, तो आपको अगर आपने शेयर डिबेंचर्स में अप्लाई किया है तो विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नाम पे वो शेयर्स अलॉट होना चाहिए। तो ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रूफ कि आपने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्रिएशन ऑफ अ DRR रिडम्पशन रिजर्व, मतलब कंपनी क्या करेगी कि जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं जिसने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन सब के लिए एक अकाउंट ओपन करती है दैट इज नोन एज DRR, मतलब कंपनी का जो भी डिबेंचर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेगा ये सारा का सारा DRR से होता जाएगा। फिर आता है पर्पस क्या है, टू एंश्योर द कंपनी हैज़ द फंड्स टू रीपे द डिबेंचर मैच्योरिटी, मतलब ये जो DRR अकाउंट जो है उसका वो क्या है, एक टाइप का गारंटी है कि अगर कल जाके कंपनी बंद हो रही है या कंपनी के जो डिबेंचर्स है उनके रिडम्पशन डेट या मैच्योरिटी डेट आ रही है तो वो टाइम पे वो अकाउंट में उनके पास पैसे है, अगर नहीं होंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे या फिर नए शेयर इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करके उनको पे ऑफ करेंगे। इसमें एग्जेम्पशंस कहाँ क्या है, मतलब कहाँ वो DRR इंक्लूडेड नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी आ गया, NBFC आ गया, हाउसिंग फाइनेंस आ गया।
फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब 500 के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स होंगे तो हम लोगों को ट्रस्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठाना पड़ता है जिस पर डिबेंचर ट्रस्टी सारी क्वेरीज और चीज़ें हैंडल करता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी का रोल क्या है, इंटरेस्ट उनको मिल रहा है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे तो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कुछ भी केस हो इशू हो तो वो क्लियर आउट करने को ट्राई करेगा। ये डिबेंचर ट्रस्टी बेसिकली एक अग्रीमेंट बनता है वो लोगों के साथ कि आप ये सारी चीज़ें हैंडल करोगे। फिर आता है डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच NCLT. The default is paying the interest or repaying the principal. The debenture trustees can approach the national company law for the tribunal. मतलब बेसिकली क्या कि ये लोग क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट रीपे करने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मतलब जो रीपे वगैरह को सारा का सारा NCLT या फिर नेशनल कंपनी लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल के अंडर होगा। तो उनका रूल क्या है, तो ऑर्डर द कंपनी टू रीपे द डिबेंचर। अगर मेरे को डिबेंचर होल्डर के होके भी मेरे को अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं इनको कंप्लेन कर सकती हूँ और वो लोग मेरे को वो पैसा दे सकते हैं। फिर आते हैं इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, मतलब कंपनी के एसेट्स भी कभी कभी डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसे देने के लिए उतने एसेट्स कंपनी के पास बचते नहीं है। वो टाइम पे भी NCLT ऑर्डर पास करेगी कि आप लोन्स अभी नहीं ले सकते, आपको पहले जितना लोन लिया है वो क्लियर करना ज़रूरी है। अगर इनकेस वो क्लियर नहीं होता है तो वो टाइम पे उनको फाइन लग सकती है या फिर जेल हो सकती है या कुछ भी अलग लीगल एक्शन एज पर द सिचुएशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स अंडर द कंपनी ऑफ अ शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014। मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योर्ड मतलब उसके अगेंस्ट मेरी कोई तो असेट सिक्योर्ड है, मतलब कंपनी अगर कल डिसॉल्व भी हो रही है या कुछ भी हो रही है, इंसॉल्वेंट भी हो रही है, तो वो टाइम पे वो पर्टिकुलर असेट सेल करके मैं डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे सकती हूँ। तो ये सब रूल 2014 के अंडर वर्क करता है। ये सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन पे फ्रॉड ना हो इसके लिए किए जाते हैं। तो इसका जो टेन्योर है, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड जो है वो 10 ईयर्स का होता है, मतलब मिनिमम आप 2-3 साल भी रख सकते हो पर मैक्सिमम 10 साल के ऊपर आप डिबेंचर्स नहीं रख सकते। एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या है कि जहाँ पे कंपनी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रही है या फिर RBI या MCA ने उनको परमिट किया है कि आप 10 साल से ज़्यादा रख सकते हो, तो अप टू 30 ईयर्स वो कंपनीज रख सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकती है। फिर आता है क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन असेट। मतलब क्या कि कंपनी कल अगर सेल आउट हो रही है तो वो टाइम पे वो असेट पे चार्ज होगा। मतलब मेरे 10,000 के शेयर है, 10,000 एक पर्टिकुलर फर्नीचर है, उसकी कॉस्टिंग 10,000 है, तो अगर मेरी कंपनी लॉस में चली जाती है तो वो जो फर्नीचर है वो सेल आउट करके वो 10,000 मेरे को मिल जाएगा। फिर आते हैं उसमें सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी भी होता है। सब्सिडरी एंड कंपनी और होल्डिंग कंपनी का रहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी है A और एक कंपनी है B, ठीक है। ये दो कंपनीज है, B ने क्या किया, A की कंपनी में 51% ऑफ द शेयर्स का होल्डिंग ले लिया। मतलब क्या हो गया, कंपनी एक ही है पर सबसे ज़्यादा शेयर्स किसने इन्वेस्ट किए, B ने किए। तो अभी जो भी डिसीजन कंपनी लेगी सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, B करेगा, और B के डिसीजन ही फाइनल हो सकते हैं। सो B क्या हो गया, A का होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें है और वो A पे होल्ड रख रहा है, तो A क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं, तो वैल्यू ऑफ चार्ज इन द एडुकेट टू कवर द एंटायर डिबेंचर अमाउंट और द इंटरेस्ट पेबल। मतलब जो भी हमारा वैल्यू ऑफ चार्ज है वो एंटायर डिबेंचर अमाउंट और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मतलब मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है और उस पर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर सब डिपेंड करता है। फिर आता है एक्सेप्शंस फॉर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, एग्जेम्पशंस में चली जाएगी, मतलब कैंसलेशंस में चली जाएगी। कहाँ पे, जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इट डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन असेट्स, मतलब वहाँ पे कभी भी असेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी होता है, यहाँ पे भी एक ट्रस्टी रखा जाता है जो सारे इन्वेस्टर्स के रिलेटेड चीज़ें देखेगा और सॉल्व करेगा। तो इन्वेस्टर ट्रस्टी को विद इन 30 डेज डिबेंचर्स इशू करना पड़ता है। ट्रस्ट डीड बनाया जाता है, द टर्म्स ऑफ कंडीशंस बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब एक अग्रीमेंट बनाया जाता है और डिबेंचर ट्रस्टी एक्ट द बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स टू अश्योर द इंटरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड। मतलब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इन्वेस्टर्स पे कोई फ्रॉड वगैरह होना नहीं चाहिए, इस पर वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आता है क्रिएशन ऑन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स। मतलब हमारे जो DRR है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग पैसा जो अवेलेबल होता है उससे हम लोग जब भी रिडम्पशन होती है
डिबेंचर्स की, मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट आती है, उनको या तो पैसा रिटर्न दिया जाता है, उतने नाम के इक्विटी शेयर्स आपको मिल जाते हैं उतने अमाउंट के, वो डिपेंड करता है, कंपनी विल गिव यू द ऑप्शंस, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो। तो अगर रिडीम होना है तो मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल है या नहीं वो देखा जाता है, और इसके लिए रिजर्व फंड में वो पैसे अवेलेबल किए जाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट दे पाए या फिर उनको रिडीम के टाइम पे उनको उनका जो पैसा है वो रिटर्न दे पाए। एटलीस्ट 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स मस्ट बी मेंटेन इन द रिजर्व्स। मतलब अगर मेरा टोटल डिबेंचर्स 10,000 का है तो एटलीस्ट 2,500 रुपीज़ तो वो DRR में होना चाहिए ही चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर क्या है, एवरी ईयर 30 अप्रैल के अंदर, on or before 30 April each year the company must deposit or invest at least 15% of debenture maturity। मतलब एवरी ईयर 30 अप्रैल के बिफोर मेरे को 15% जो है मेरे को एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट अमाउंट उतना रखना चाहिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में। एंड द अमाउंट मस्ट बी केप्ट इन द बैंक डिपॉजिट फॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर प्रिस्क्राइब। मतलब कहाँ पे रखेगा वो, बैंक डिपॉजिट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में। ये जो DRR होता है इज़ ओनली यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जब भी डिबेंचर रिडीम होते हैं वही टाइम पे इसका यूज़ होगा, अदर देन दैट इसका यूज़ नहीं होने वाला है। फिर आते हैं सेबी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सेबी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिठाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पे इन्वेस्टर्स पे काफ़ी हद तक फ्रॉड्स वगैरह होते थे, तो वो ना हो या कम से कम हो, इसके लिए ये सेबी ग्रुप ऑफ पीपल आया। सेबी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है एज पर द सेबी issued and listing the depth of the securities regulation 2008। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक इज 75% ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब कंपनी के साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, पर पब्लिक इशू मिनिमम 75%। तो शेयर्स का कैसा था कि 90% का सब्सक्रिप्शन कंपलसरी था, पर यहाँ पे कैसा है, डिबेंचर्स का कैसा है कि कम से कम 75% तो मार्केट में आने के बाद सेल आउट होना ज़रूरी है। इसका बेस वैल्यू जो होता है 100। इक्विटी में हम लोगों ने 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू देखा था, यहाँ पे 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू होता है। If the company fails to receive the minimum subscription, it must refund the entire amount within 12 days। मतलब वो अगर वो फेल होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के लिए तो उसका जितना भी पैसा है विद इन 12 डेज उसको पे ऑफ करना ज़रूरी है। इफ़ द कंपनी फेल्स टू पे द रिफंड इन 12 डेज, इट मस्ट बी पे विद द इंटरेस्ट एज पर द सेबी रूल। अगर 12 डेज़ के अंदर मैंने वो रिफंड नहीं किया तो वो उसको सेबी के रूल के अंडर मेरे को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको विद इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। अभी रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब 10,000 डिबेंचर्स है, 1,000 डिबेंचर्स है, डिमांड 1100, मतलब 100 डिबेंचर्स की ज़्यादा आई तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो वो टाइम पे रिटेन किस हिसाब से करें, तो ओवरऑल ओवर एंड अबाउ द बेसिस ऑफ इशू 100% of the base issue size is doubling the original issue, lower the limit ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस। मतलब 100% बेस इशू है तो 100% डबल हो जाएगा, मतलब एज इट इज़ जो ओरिजिनल है उसी हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ द कंपनी इशूज़ 100 crores ऑफ डिबेंचर्स, रिसीव्स 180, इट रिटेन्स द 100 crores एक्स्ट्रा टोटलिंग 200 crores, प्रोवाइड द ऑफर टू डॉक्यूमेंट अलाउज इट। मतलब क्या, अगर मेरे पास अगर अलावेबल है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर मेरे को अलाउड है तो मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अभी इसमें अंडर राइटिंग ऑफ द डिबेंचर्स आता है। अंडर राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने 2 वीडियोस में उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एजेंट जो कंपनी को गारंटी देता है कि इतने शेयर्स है इतने डिबेंचर्स मैं आपके सेल कर दूंगी या कर दूंगा, इन केस नहीं होता है तो मैं अपने नाम पे खुद खरीद लूँगा। ठीक है, सो उसके बाद अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंट करने के बाद उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा, सेबी उनको अप्रूव करती है तो ही वो अंडर राइटर्स क्या कर सकते हैं, हमारे पास काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट, CRR। The SEBI issues the capital and disclosure of the requirement in the Regulation Act 2018. Company issues the debentures via public issue or right issue। मतलब पब्लिक या फिर राइट इशू के इशू से क्या कर सकते हो, क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग शुड बी ऑब्टेन्ड वन और मोर सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब क्रेडिट रेटिंग क्या होना है, वन या एक या फिर उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसी के हिसाब से काम करना है। द रेटिंग मस्ट बी डिस्क्लोज बाय ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। मतलब इसमें जो भी रेटिंग्स वो डिस्क्लोज किस हिसाब से होंगे, हमारे जो ऑफर लेटर है या फिर प्रोस्पेक्टस है उस हिसाब से होंगे। तो अभी डिबेंचर्स इशू करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है,
तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला है पास द रेजोल्यूशन, मतलब बैंक कंपनी क्या करेगी, पहले एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमको डिबेंचर पैसों की ज़रूरत है बट इन द फॉर्म ऑफ लोन। सो हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करने का सोच रहे हैं। तो उसमें कितनी अमाउंट होगी, क्या कंडीशंस होगी, प्रोस्पेक्टस बनेगा, फिर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, ऑथराइज किया जाएगा, मीटिंग्स होगी, ईजीएम मीटिंग्स वगैरह होंगी, और उसके बाद उसके एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप आता है पहला देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक मीटिंग ये होगी जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को एक डिबेंचर्स इशू करने की ज़रूरत है। उसके बाद उसके क्रेडिट रेटिंग देखेगी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसीज, द रेटिंग ऑफ द डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर। मतलब उनका कहना है कि हमारा क्रेडिट रेटिंग क्या है वो वेरीफाई किया जाएगा, उस हिसाब से देखे जाएंगे। तो क्रेडिट रेटिंग कौन कौन देख सकता है, तो एक बेसिक आइडिया एजेंसीज का दिया है, दैट इज CRI, SIL, ICRA, केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ये लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्रेडिट रेटिंग्स जो है डिबेंचर्स इशू करने के लिए कंपनी के देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के अंडर और उसका एक जो प्रॉस्पेक्टस या ऑफर लेटर है उसका एक कॉपी हमारे पास रख देंगे। These documents must be filed and registered by the companies within the 30 days of the board meeting। मतलब मैंने बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग के बाद मैंने सारे रजिस्ट्रेशंस किए और मैंने क्या किया, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन जो है वो विदिन 30 डेज मेरे को बोर्ड मीटिंग में ऑफर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं एजेंसी देखूंगी जो अग्रीमेंट करूंगी अंडर राइटर्स के साथ, जो गारंटी देंगे कि जितने शेयर्स में सेल आउट करके दूंगा या करके दूंगी। उसके बाद मैं वो प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर वगैरह निकालूंगी। प्रोस्पेक्टस मतलब जहाँ पे पब्लिक को डिबेंचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफर लेटर मतलब प्राइवेट कंपनी जो बनाती है, और लेटर ऑफ ऑफर मतलब जिनको राइट इश्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं। फिर आते हैं ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। डिबेंचर्स के रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे जाएंगे वो एक अलग बैंक अकाउंट में होंगे, उसमें कोई और ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं कर सकते। फिर आता है रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, वापस अभी वही सेम है, अप्लाई करना, अलॉट करना, इंस्टॉलमेंट। सो मैंने क्या किया, अब डिबेंचर्स मार्केट में लाए तो जो मार्केट में खरीदेंगे मतलब अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किसको डिबेंचर्स देना है किसको नहीं। जिनको मिला तो उनको हो गया अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट, जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है वो इशू होगा। तो वो जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट इशू कब होगा, जब 60 डेज़ के अंदर, मतलब अभी आपके नाम पे अगर मैंने डिबेंचर्स अलॉट किए तो विद इन 60 डेज़ आपको वो डिबेंचर्स मिल जाएंगे। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन द 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, वो डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। एंटर द डिटेल्स इन द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स, मतलब जो भी डिटेल्स है हमारे वो डिबेंचर होल्डर्स को बताने पड़ेगा। मतलब द कंपनी ऑफ सेक्रेटरी मस्ट एंटर द डिटेल्स ऑफ अ डिबेंचर होल्डर रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स विद इन द 7 डेज, मतलब 7 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा उसको, डिबेंचर्स के जो भी डिटेल्स है वो देखना पड़ेगा। जो इसके एक्सेप्शंस क्या है, इफ़ द डिबेंचर्स आर इशूड इन डीमैट फॉर्म नो फिजिकल रजिस्टर्ड इज मेंटेन, मतलब डीमैट फॉर्म में अगर हमारे कोई भी डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो उसको फिजिकल फॉर्म में कुछ भी डिटेल्स हमारे पास मेंटेन नहीं होने वाले। सो 11 स्टेप्स हम लोगों ने देखे, तो 11 स्टेप्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो पहला स्टेप था, हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया कि हम लोगों को डिबेंचर्स चाहिए। उसके बाद मीटिंग रखी, मीटिंग रखने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब कितना डिबेंचर्स हम लोग ताकि इशू कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक रजिस्टर्ड किया, रजिस्ट्रेशन के बाद अंडर राइटर्स के साथ अग्रीमेंट किया, फिर प्रॉस्पेक्टस वगैरह निकाले। उसके बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया। बैंक अकाउंट बनाने के बाद मैंने वो लोगों ने शेयर्स को अप्लाई किया। फिर अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा कि हम लोगों को हम लोग डिबेंचर्स दे सकते हैं नहीं, हाँ तो अलॉट कर दिए, ना तो रिफंड कर दिए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिबेंचर होल्डर के डिटेल्स हमारे पास रजिस्टर करके विद इन 7 डेज उनके नाम पे वो डिबेंचर्स आ गए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।